फ्रेंड्स, आप सभी को याद ही है कि ये जो सीरीज़ है आपसी सहमति या म्यूचुअल कंसेंट के तलाक की चल रही है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह से केस फाइलिंग होनी है, फर्स्ट मोशन में क्या होगा, सेकंड मोशन में क्या होगा, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। और आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का आपसी सहमति के तलाक में क्या महत्व है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में कूलिंग पीरियड जो दिया जाता है, उस कूलिंग पीरियड का क्या अर्थ है, क्या महत्व है, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकें। अब ये नोटिफिकेशंस ऑन कैसे होंगी? जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करते ही राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा। बेल आइकन में सबसे ऊपर का जो ऑप्शन है ऑल, उसको आप प्रेस कीजिएगा। उससे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास फटाफट पहुंच जाएंगी। और हाँ, एक बात और, अगर आप अपने पर्सनल इश्यूज़ के लिए मुझसे बातचीत करना चाहते हैं तो आप मेरे इन जो दिए गए नंबर हैं इस पर आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप मेरी टीम से संपर्क साध सकते हैं और आपकी अपॉइंटमेंट होने के बाद आप मुझसे बातचीत कर पाएंगे। आप सभी को याद ही होगा कि जब दोनों पक्षों के सारे डिस्प्यूट्स वो आपस में सेटल कर लेते हैं और जब उन्हें ये लगता है कि अब तलाक के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने सभी रिश्तेदारों से भी बातचीत कर ली, उनके ज़रिए भी उन्होंने समाधान कराने की कोशिश की है, सब तरह के आप प्रयास कर चुके होते हैं और आपके साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं बचती, तो एक ही तरीका बचता है कि आप कोर्ट में पहुँचे और दोनों पक्ष क्योंकि तैयार हैं तो जल्दी से आपसी सहमति से तलाक लिया जा सकता है ताकि अनावश्यक टाइम, समय और एनर्जी वेस्ट ना हो। ये जो तलाक है 2 स्टेजेस में लिया जाता है। पहली स्टेज को फर्स्ट मोशन कहते हैं और सेकंड स्टेज को सेकंड मोशन कहते हैं। फर्स्ट मोशन में आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद आपको जज साहब ऑर्डर कर देंगे और ऑर्डर करने के बाद जज साहब आपको 6 महीने का पीरियड देंगे सेकंड मोशन फाइल करने के लिए। अब ये जो पीरियड दिया गया है 6 महीने का कोर्ट के द्वारा पुनर्विचार करने के लिए या रिकंसिलिएशन करने के लिए, इसी पीरियड को कूलिंग पीरियड कहते हैं। अब ये कूलिंग पीरियड क्या ज़रूरी है, मैंडेटरी है? हाँ, ये मैंडेटरी है और इसकी कंप्लायंस होना दोनों पक्षों के द्वारा बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचें कि आज मैंने फ़र्स्ट मोशन का ऑर्डर प्राप्त किया और मैं फटाफट, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है दूसरी शादी करने की या कुछ और कारण हो सकता है उसकी वजह से मुझे बहुत जल्दी है, तो फर्स्ट मोशन होते ही अगर आप ये सोचें कि दूसरे ही दिन आप सेकंड मोशन फाइल कर देंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा इस कूलिंग पीरियड की, यानी कि 6 महीने तक आपको इंतज़ार करना ही करना होगा ताकि आप फिर से पुनर्विचार कर लें कि आप वाकई में तलाक लेना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन हो सके आप दोनों पक्षों की, उसके बाद ही आप सेकंड मोशन के लिए कोर्ट में आएंगे। अब इस पीरियड, इस कूलिंग पीरियड की, ये जो 6 महीने का पीरियड दिया गया है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में, इस पीरियड की क्या आवश्यकता है? इसका महत्व सबसे बड़ा ये है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और गुस्से में आपने जल्दबाजी में आपने कोर्ट में तलाक दायर कर दिया, फर्स्ट मोशन भी आपका हो गया और अगर ये कूलिंग पीरियड ना हुआ और सेकंड मोशन भी जल्दी से हो गया तो हो सकता है कि आपको, जब आपका दिमाग शांत हो तो आपको पछताना पड़ जाए। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए, रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं इस कूलिंग पीरियड के दौरान। हो सकता है कि आप वापस सेटलमेंट हो जाए, आप दोनों का जो गुस्सा है वो इस कूलिंग पीरियड के बीच में वाकई में कूल हो जाए और आप वापस से सेटल होकर के एक साथ रहने लग जाएं। या हो सकता है कि आप जिस समय पे बहुत सारे इश्यूज़ थे, गुस्सा था, नाराज़गी थी, जब आपने देखा कि ये 6 महीने के पीरियड में अरे बाबा ये मैंने क्या कर लिया, उस समय मुझे गुस्सा आया था और जैसे तड़ाक से आपका गुस्सा ख़त्म हुआ, भक आप
आपकी लाइट्स ऑन हुई और आपने कहा अरे ये मैंने क्या कर लिया, तो उस समय पे आप फिर दोबारा से उसी रिलेशनशिप में वापस जा सकते हैं। तो उस समय फिर आप सेकंड मोशन फाइल नहीं करेंगे और आप अपना शादीशुदा जीवन फिर दोबारा से व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन क्या ये जो 6 महीने का पीरियड है या ये जो कूलिंग पीरियड है जो कि कोर्ट के द्वारा आप दोनों पक्षों को रिकंसिलिएशन के लिए, पुनर्विचार के लिए दिया जाता है, क्या इस पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है, यानी खत्म किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है? इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए 2 पक्ष हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, वो पिछले 10 साल से या 8 साल से उन लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इश्यूज अराइज हो चुके हैं कि दोनों पक्ष पिछले 8 साल से अलग अलग रह रहे हैं। मान लीजिए एक पक्ष रह रहा है दिल्ली में और दूसरा पक्ष रह रहा है मुंबई में पिछले 8 सालों से। उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, उन दोनों का सेपरेशन भी 10 साल का है। तो ये एक जस्टिफाइड रीज़न है और जो कोर्ट को भी लगता है कि ये जस्टिफाइड रीज़न है और इन दोनों के बीच में अब संभावना बहुत कम नज़र आती है कि ये दोनों साथ में रहें। तो अगर कोर्ट चाहे और अगर कोर्ट कन्विंस हो जाए तो ये पीरियड आपका वेव ऑफ या नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह से मान लीजिए कि एक पक्ष, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसको फ़ौरन फर्स्ट मोशन के तलाक के बाद उसको लंदन जाना है और वहाँ से उसकी संभावना नहीं है। वीज़ा की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पासपोर्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि उसको अगले आने वाले 2 साल में वो वापस ना आ पाए और अगर आए भी तो 2-2.5 लाख रुपए की टिकट कटा करके वो यहाँ पर सेकंड मोशन के लिए आएगा। तो वकील के द्वारा एक कोर्ट में वेविंग की एप्लीकेशन दायर कर सकता है। ये भी एक जस्टिफाइड रीज़न लगता है कि वो व्यक्ति सिर्फ सेकंड मोशन में स्टेटमेंट देने के लिए 2 लाख रुपए खर्च करके बाहर से आएगा या मान लीजिए आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक जस्टिफाइड रीज़न होता है और हो सकता है कि जज साहब इस बात को आपकी स्वीकार कर लें। यानी कि आपको कोर्ट में जब आप पीरियड को, कूलिंग पीरियड को वेविंग ऑफ की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको जस्टिफाइड रीज़न बताना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये बताना होता है कि संभावना नहीं है इन दोनों के बीच में किसी भी तरह से रिकंसिलिएशन की या एक साथ होने की। जैसा मैंने बताया 8 साल से 10 साल से दोनों पक्ष अलग अलग रह रहे थे पिछले 8-10 सालों से, तो संभावना खत्म हो चुकी है। ये 6 महीने में वो क्या कर लेंगे? मुझे नहीं लगता, मतलब कोर्ट को ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि जो चीज़ 8-10 सालों में नहीं हो सकी वो इस 6 महीने में क्या चमत्कार हो जाएगी। तो जज साहब कन्विंस हो सकते हैं और इसको अलाउ कर सकते। इसी तरह से ये भी एक जस्टिफाइड रीज़न था जो मैंने आपको बताया कि एक पक्ष जो है इंडिया से बाहर जा रहा है, उसके आने की संभावना बहुत कम है। तो ये भी एक जस्टिफाइड रीज़न है और इसकी वजह से भी आपका ये जो कूलिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोर्ट आपकी एप्लीकेशन या दरख्वास्त को अलाउ नहीं करता है तो आप ऊपर हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में जा कर के आप अपना डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं और उस डायरेक्शन के सहारे आप नीचे सेकंड मोशन की एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि 99% जो केसेस हैं उसके अंदर फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच के जो कूलिंग पीरियड है, 6 महीने का जो स्टिपुलेटेड पीरियड है, उसकी कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारी संभावनाओं पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट भी ये मानती है कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शादी हुई और शादी होते ही आप सिर्फ 1 महीने के लिए साथ रहे या हफ्ते के लिए साथ रहे और उस हफ्ते के बाद 1 साल का पीरियड आपने ख़त्म किया और फटाक से फर्स्ट मोशन डाल दिया। तो जज साहब यानी कि कोर्ट भी ये देखेगी कि ये दोनों साथ में नहीं रहे, चांसेस हैं कि इनकी रिकंसिलिएशन हो सकती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि जज साहब ये आपका जो 6 महीने का जो पीरियड है इसको वेव ऑफ ना करें। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया जाना है या नहीं किया जाना है, इसके लिए आपको जस्टिफाइड रीज़न देना बहुत ज़रूरी है और साथ ही कोर्ट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोर्ट उचित समझेगा तभी वेविंग ऑफ की एप्लीकेशन को आपको अलाउ करेगा और आप सेकंड मोशन के लिए फाइल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। अदरवाइज़ हो सकता है कि वो वेविंग ऑफ की एप्लीकेशन को कैंसिल कर दे, डिस्पोज ऑफ कर दे, डिनाई कर दे, रिजेक्ट कर दे। जैसा कि मैंने बताया कि शादी के बाद वो सिर्फ रहे ही हफ्ते भर हैं और उन्होंने उसके 1 साल के बाद फिर फर्स्ट मोशन फाइल कर दिया, तो कोर्ट को ये लगेगा कि ये दोनों पहले आपस में एक दूसरे से बैठ कर के बातचीत तो कर सकें। तो इसका अर्थ ये हुआ
कि इस कूलिंग पीरियड को समाप्त तो किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जस्टिफाइड रीजंस और कोर्ट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। और जज साहब को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये कूलिंग पीरियड को समाप्त नहीं किया गया तो इन दोनों के बीच में और ज़्यादा परेशानी बढ़ेगी, और ज़्यादा इनके डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे और रिकन्सिलेशन की अब कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी कि इस कूलिंग पीरियड को भी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये समाप्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है सिर्फ क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई थी। उसके साथ में उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसके ज़रिए आप कोर्ट में जाएंगे और जाकर के एकदम से आपका कूलिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो कूलिंग पीरियड है इसके लिए 1.5 साल का आपका सेपरेशन पीरियड दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट मोशन जैसे ही आपने फाइल किया तब आपका 1 साल पूरा हुआ था, उसके बाद फिर 6 महीने दिए गए हैं, तब आप सेकंड मोशन फाइल करेंगे। अगर आप जजमेंट को बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि मिनिमम 1.5 साल का पीरियड सेकंड मोशन के लिए बहुत, जैसे फर्स्ट मोशन के लिए सिर्फ 1 साल का सेपरेशन पीरियड चाहिए, उसी तरह से सेकंड मोशन के लिए आपको मिनिमम 1.5 साल का पीरियड बहुत ज़रूरी चाहिए। हाँ, अगर फर्स्ट मोशन से पहले ही आप 2 साल, 2.5 साल, 4 साल, 8 साल अलग रह चुके हैं तो ये संभावना है कि यहाँ का जो कूलिंग पीरियड है ये आसानी से समाप्त हो सकता है। लेकिन अगर आपको अलग हुए ही सिर्फ 1 ही साल हुआ है तो पूरी संभावना है कि आपकी कूलिंग पीरियड बिल्कुल भी समाप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग केसेस में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं और अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के साथ ही ये कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको कूलिंग पीरियड क्या है, इसको कैसे समाप्त किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में समाप्त हो सकता है, किन परिस्थितियों में समाप्त नहीं हो सकता, इसके विषय में आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप जब केस फाइल करें तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखिएगा। अंत में इस पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय लगाकर ये वीडियो देखा, पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इन सभी बातों की जानकारी उन्हें भी जल्दी से जल्दी हो सके और वो अपने आप को कोर्ट में आने से पहले तैयार कर सके। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट करने से, आपके शेयर करने से मेरा उत्साह, मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है। और आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो सब्सक्राइब करना है या आपके जो कमेंट्स करने हैं, वो मेरे लिए शक्ति का काम करते हैं और मैं आपके लिए और जोर शोर से नए वीडियोस लेकर के आती हूँ। और ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये सब्सक्राइब करना है, ये बिल्कुल फ्री है, तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, आप ये ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मेरी लीगल टीम से संपर्क कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।